नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 2023 में जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी, उस परीक्षा के प्रश्न पत्र में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों की चर्चा आज हम करेंगे। तो देख लेते हैं कि इस वर्ष कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर हम बात करें तो इस प्रश्न पत्र में मूल रूप से 6 या 7 प्रश्न पूछे गए थे इस खंड से, जिसमें से जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी जिन पर क्या है कि कंसेप्ट आधारित प्रश्न और भी आने वाले परीक्षाओं में या इसी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है। यानी भारत में जो हॉट स्पॉट हैं वो कौन से हैं। अगर ये आपको पता हो तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब देखिए, पहले विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है ए, कह रहा है हिमालय, बी कह रहा है नारो हिल्स, सी कह रहा है सुंडालैंड और डी कह रहा है पश्चिमी घाट। तो देखिए, अगर सामान्य तौर पे अगर इसमें उत्तर की बात करें कि कौन सा भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है, तो आपका उत्तर होगा नारो हिल्स, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। भारत में अगर स्वीकृत राष्ट्र कह सकते हैं कि जो हॉट स्पॉट हैं उसमें मूल रूप से 4 जैव विविधता वाले स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें हिमालय में अगर हम बात करेंगे तो पूर्वी जो हिमालय है इसको शामिल किया गया है। इसी के साथ जो पश्चिमी घाट है, जिसको स्थानीय भाषा में सह्याद्री भी कहते हैं, ये भी शामिल है। इसके साथ क्या है कि जो कह सकते हैं इसमें जो पश्चिमी घाट है, इसमें क्या है कि इसी के साथ जो श्रीलंका वाला जो रीजन है ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या है कि अपने देश का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट है। और इसमें क्या है कि एक सुंडालैंड है। सुंडालैंड क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो अंडमान निकोबार वाले जो क्षेत्र है उसमें भी मूल रूप से क्या है कि जो सुंडालैंड है इसमें जो निकोबार द्वीप समूह है उसके कुछ क्षेत्र शामिल हैं। और इसी के साथ इंडो बर्मा, जैसे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और एक चौथा क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं इंडो बर्मा क्षेत्र। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो इंडिया है और उसी से सटा हुआ जो बर्मा है, इस क्षेत्र के भी कुछ भारतीय क्षेत्र हैं जिनको जैव विविधता हॉट स्पॉट के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये 4 जो हैं हॉट स्पॉट इंडिया के हैं, जो क्या है कि जिनको मूल रूप से मान्यता प्राप्त है, जिसमें से नारो हिल्स जो दिया गया था ये सही उत्तर नहीं था। तो देखिए, ये इसका सही उत्तर हो गया। लेकिन इस प्रश्न को जब भी आप हल कीजिए तो पीवाईक्यू प्रश्न हल करने के समय क्या है कि आपको प्रश्न में दिए गए जो टर्म हैं, जो शब्दावली हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी तथ्य हो सकते हैं, जो फैक्ट्स हो सकते हैं, उनको भी रिकॉल करना है। जैसे अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है कि ये जो आपका जैव विविधता टॉपिक है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ये इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आपको बेसिक लेवल पे पहले ये जानना होगा कि आखिर जैव विविधता होती क्या है, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। तो अगर सामान्य शब्दों में हम बात करें तो जीवों के बीच जो पाई जाने वाली विभिन्न कह सकते हैं विभिन्नता है, अगर सामान्य तौर पे हम बोले तो जीवों के बीच में पाई जाने वाली जो वेरिएशन है, विभिन्नता है, वही क्या है, मूल रूप से विविधता है। जीवों में ये क्या है कि प्रजातियों के स्तर पे हो सकता है, अगर बात करें तो स्पेसीज के लेवल पे हो सकता है, ये प्रजातियों के स्तर पे हो सकता है, प्रजातियों के बीच में हो सकता है, और इसी के साथ क्या है कि किसी भी कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर भी हो सकता है। और इस प्रकार की जो विभिन्नता देखने को मिलती है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। इसी के साथ क्या है कि आपको ये भी जानना होगा, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछता है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड है, जो जैव विविधता वर्ड है, इस शब्द का ये जो
वर्ड है, इस शब्द का सबसे पहली बार उपयोग किसने किया? ये अक्सर एग्जामों में पूछता है और इससे जुड़े हुए 2-3 नाम हैं। अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पे ये मान्यता है कि सबसे पहली बार वर्ष 1980 में, यानी 1980 में क्या है कि E.A. नॉर्स, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था E.A. नॉर्स, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति थे I.E. मैकमेनस, दूसरे व्यक्ति थे I.E. मैकमेनस। तो ये 2 व्यक्ति थे जिनको ये माना जाता है, या जो विद्वान है वो मानते हैं कि सबसे पहली बार जैव विविधता शब्द का उपयोग इन्होंने ही किया था। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में जो वाल्टर जी रोजन थे, इसके बाद क्या है कि बाद में इसके बाद जो वाल्टर जी रोजन थे, इन्होंने इस वर्ड का उपयोग किया और व्याख्या किया। व्याख्या क्या किया कि इन्होंने बोला कि जो उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं, जो उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं, इन्होंने बोला कि इसकी जैव विविधता चूंकि अधिक होती है, तो इन्होंने बोला कि इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, जो अस्थायित्व होता है, वो अधिक होता है, और इसी के साथ इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, वो भी क्या होती है? सर्वोच्च होती है, अधिक होती है। और यही नहीं, जिस भी इस प्रकार के उच्च जैविकता वाले जो समुदाय होते हैं, वो क्या होते हैं कि जो विभिन्न जैविक कह सकते हैं कि जो आक्रमण होते हैं, उनके प्रति इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी क्या होती है? अधिक होती है। तो ये भी एक टर्म है, प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? इनकी अधिक होती है। तो ये क्या है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जब भी आपसे पूछे कि अगर उच्च जैव विविधता वाला अगर कोई समुदाय है तो उसकी विशेषताएं क्या होंगी, तो पहली बात तो ये हो गई कि उसका अस्थायीपन अधिक होगा, वो स्टेबल अधिक होगा। इसी के साथ उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी उत्पादकता भी अधिक होगी, और विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि जो जैविक आक्रमण होते हैं उनके प्रति क्या होगा, कह सकते हैं कि जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक होगी। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ 1-2 चीजें और भी आपको जानना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो एक नाम और भी आता है, उससे जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। वो नाम है एडवर्ड विल्सन। ये नाम अक्सर पूछता है, और किस लिए पूछता है, तो ये कहा जाता है कि जो जैव विविधता है, इसके द्वारा जैविक जो कह सकते हैं कि संगठन है, उसके स्तर पे, प्रत्येक स्तर पे जो इसके उपस्थित विविधता है उसको दर्शाने के लिए अगर बात करें तो जो जैव विविधता है इसको दर्शाने का प्रयास किसने किया था, तो एडवर्ड विल्सन ने किया था। इन्होंने क्या है कि जैव विविधता को 3 स्तरों पे क्या किया, दर्शाया। वो 3 स्तर कौन से हैं, तो जो पहला स्तर है उसको हम बोलते हैं कि आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता। जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं कि वो जाति विविधता या स्पेसीज विविधता, जाति विविधता। और जो तीसरा इन्होंने इसको दर्शाया उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी विविधता। तो ये क्या है कि इस कारण से इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछते हैं। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि जो जैव विविधता है इसको मापने से जुड़े हुए कुछ टर्म आपको मालूम होने चाहिए कि जो भी जैव विविधता होती है तो इसके अगर मापन की बात करें, मेजरमेंट की बात करें कि कैसे हमें पता चले कि जो जाति समृद्धता है, जाति समृद्धता, जो स्पेसीज की रिचनेस है वो कैसे मापी जाती है, तो इसके लिए क्या है कि ये कहा जाता है कि जो जाति समृद्धता होती है वो क्या होती है कि किसी भी निर्धारित क्षेत्र में, उस क्षेत्र में या किसी पर्टिकुलर रीजन में क्या है कि वहां विभिन्न प्रजातियों की जो संख्या होती है उसी को हम बोलते हैं जैव विविधता या उसकी समृद्धता।
और इसके मापन के लिए क्या है कि पर्यावरण के साथ जो अनुकूलन कैसे हो रहा है, इसकी माप के लिए क्या है कि 3 टाइप्स बनाए गए हैं, जिसके लिए ये कहा जाता है कि इसका जो मापन होता है वो अल्फा विविधता यानी अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरा जो होता है वो बीटा डाइवर्सिटी और तीसरा जो होता है गामा डाइवर्सिटी। तो ये भी आपको जानना है। और अगर बात करें कि अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, तो किसी भी क्षेत्र विशेष में वहां पर अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनकी जो संख्या है, यानी कह सकते हैं कि ये क्या है कि मूल रूप से क्या है कि ये आनुवांशिक स्तर पे होता है। ये क्या होता है, ये आनुवांशिक स्तर पे होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रजातियों की संख्या है उसको डिनोट करता है। और इसी के साथ क्या है कि अगर हम बात करें कि जो बीटा है ये क्या होता है, तो ये प्रजाति स्तर पे होता है। और जो गामा है ये क्या होता है कि उस क्षेत्र में अगर बात करें तो जो मूल रूप से जो समुदाय हैं, कौन कौन से समुदाय हैं, या कह सकते हैं कि सामुदायिक स्तर पे ये मापा जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जो मूल प्रश्न है अगर उसके बारे में हम देखें तो वो क्या है कि ये जैव विविधता संरक्षण से जुड़ा हुआ प्रश्न था। जैव विविधता संरक्षण, और जो जैव विविधता का संरक्षण होता है वो क्या है कि अगर हम राष्ट्र के स्तर पे देखें या अगर इसको वैश्विक लेवल पे भी देखें तो मूल रूप से क्या है कि ये सतत, कह सकते हैं कि जो सतत उपयोग है, सस्टेनेबल यूज है, उसको ये ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और इसके लिए क्या है कि 2 विधियां अपनाई जाती हैं। मूल रूप से क्या है कि जो पहली विधि होती है उसको बोलते हैं इन सीटू मेथड, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्स सीटू मेथड। तो ये 2 तरीके हैं जिसके आधार पर क्या किया जाता है कि इनको जो जैव विविधता वाले विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उनका संरक्षण किया जाता है। अगर हम बात करें कि जो इन सीटू मेथड होता है ये क्या होता है, तो इसमें क्या है कि जीवों या पादपों को उनके स्थानीय निवास या जो आवास है उन्हीं के अंतर्गत इनको संरक्षित किया जाता है। लेकिन जो संकट वाले जीव हैं या जो पादप हैं उनको यदि उनके आवास से दूर ले जाकर कहीं और संरक्षित किया जा रहा है तो इस प्रकार का जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स सीटू मेथड। इसमें अगर हम बात करें तो जैसे चिड़ियाघर है, जो कह सकते हैं कि बोटेनिकल गार्डन है, वानस्पतिक उद्यान है, या बहुत सारे जो जीन बैंक हैं, या कह सकते हैं वर्तमान में जो क्रायोजेनिक कह सकते हैं संरक्षण किया जा रहा है जिसमें क्या है कि युग्मकों को संरक्षित किया जा रहा है, तो वो सारे क्या है कि एक्स सीटू मेथड है। अब देखिए मूल रूप से क्या है कि जो हमारा प्रश्न था वो इन सीटू से जुड़ा हुआ था, यानी कि जो इन सीटू संरक्षण होता है, इन सीटू जो कंजर्वेशन है उससे ये जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब इसमें क्या है कि अगर हम बात करें कि आखिर ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, तो मूल रूप से क्या है कि जो इन सीटू है जिसको स्वस्थाने संरक्षण हम बोलते हैं, तो ये इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें, जैसे हमने बोला कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना क्या बोला जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन। और प्रत्येक देश या कोई भी रीजन है वो क्या करता है कि अपने संपूर्ण पारितंत्र में कुछ जो महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं उनको क्या करता है, चिन्हित करता है, जिनके खास उपयोग होते हैं। लेकिन क्या है कि उस पूरे क्षेत्र को वो चिन्हित नहीं कर सकता, क्योंकि ये आर्थिक आय के स्तर पे क्या है कि काफी हानिकर हो सकता है, और इसी के साथ ये व्यवहारिक भी नहीं है। इस कारण से कोई भी देश या अगर कोई भी संगठन है वो किसी निश्चित क्षेत्र को ही चिन्हित करता है। इसके लिए अगर हम बात करें तो इसमें विकास और पर्यावरण के बीच में एक बैलेंस बनाया जाता है, और इस पे ये ध्यान दिया जाता है कि जो जातियां हैं उनकी उपलब्धता कितनी है और उससे क्या हमें फायदा हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो चिन्हित क्षेत्र हैं उन्हें ही क्या बोला जाता है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट बोला जाता है, जिसके बारे में ये प्रश्न पूछा गया था। और अगर हम बात करें कि जो विश्व में अगर जैव विविधता स्थलों की बात करें तो इनकी संख्या अब 36 से भी अधिक हो चुकी है। और इसी में क्या है कि अगर हम भारत की जैसे हमने बात की तो भारत में जो जैव विविधता स्थल है वो मूल रूप से 4 है। जैसे जो कह सकते हैं पूर्वी हिमालय है,
पश्चिमी घाट है जिसमें श्रीलंका भी शामिल है। तीसरा क्या है कि इंडो बर्मा वाला क्षेत्र है। और चौथा कह सकते हैं कि ये सुंडा लैंड वाला क्षेत्र है जिसमें क्या है कि जो हमारे द्वीपीय क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये हमने देख लिया कि ये जो प्रश्न था इससे जुड़े हुए जो शब्द थे उनकी हमने व्याख्या कर ली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी स्टेबिलिटी। जैसे हमने वहां बताया कि जिस भी तंत्र का या जिस भी कम्युनिटी का क्या होगा कि उसमें स्पेसीज की वैरायटी अधिक होगी, वहां विकास के लिए अनुकूल दशाएं अच्छी होंगी, उसका विस्तार अधिक होगा, तो उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी अधिक होगी, स्थायित्व अधिक होगा, उसकी उत्पादकता अधिक होगी, प्रोडक्टिविटी अधिक होगी, और इसी के साथ क्या है कि उसका अन्य जो जैविक आक्रमण है उनके प्रति जो रेजिस्टेंस होगा, जो प्रतिरोधक क्षमता होगी, वो भी अधिक होगी। अब उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, यानी पहले प्रश्न से जुड़ा ये प्रश्न है। अगर पहले प्रश्न की व्याख्या को आपने अच्छे से समझा तो इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं। देखिए अब इसमें विकल्प दिए गए हैं और प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है। पहला विकल्प है वन पारिस्थितिकी तंत्र, फॉरेस्ट के बारे में पूछ रहा है। दूसरा है रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र, और सी कह रहा है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, और डी कह रहा है घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह हो गई कि स्टेबल होने के लिए इसका विस्तार देखना होगा। अगर हम बात करेंगे कि सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में, तो उसमें क्या है कि जो सागरी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, मेरीन जो इकोसिस्टम होता है, इसका विस्तार पृथ्वी पर सबसे बड़े क्षेत्र में है और इसकी जो जैव विविधता है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इस कारण से क्या होगा कि इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे इसका जो अस्थायित्व होगा वो अधिक होगा, इसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, उत्पादकता, वो भी क्या होगा, वो अधिक होगा, और इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होगी, जो रेजिस्टेंस पावर है, वो भी अधिक होगा। और कारण क्या है कि पृथ्वी पे अगर हम बात करेंगे तो जो मेरीन इकोसिस्टम है इसका विस्तार सबसे अधिक है और यहां इसके विकास के लिए अनुकूल कह सकते हैं कि स्थितियां हैं। इस कारण से क्या होगा कि इसका सही उत्तर सी होगा। अब इसी को थोड़ा सा आप क्या है कि मैप पे देख लीजिए कि ये मेरीन इकोसिस्टम है, इससे जुड़ी हुई जो विशेषताएं दी गई हैं, अगर इसकी कह सकते हैं कि उच्च उत्पादकता है या विविधता है, तो इस कारण से इसका सही उत्तर ये हुआ। अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, यानी बायो कह सकते हैं कि डिग्रेडेबल है, और ये इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। विकल्प दिए गए हैं कागज, बी है भोजन एवं पादप अपशिष्ट, और सी कह रहा है कीटनाशक, और डी कह रहा है कास्ट एवं सेलुलोज। तो देखिए जो सही उत्तर होगा इसका क्या होगा, वो सी होगा। क्यों होगा कि कह सकते हैं कि जो जैव निम्नीकरण जो प्रदूषक होते हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं कि वैसे प्रदूषक होते हैं जो प्रकृति में समय के साथ कह सकते हैं कि सरल हानि रहित पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये किसके द्वारा होते हैं, तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं उनके द्वारा, जो माइक्रो लेवल पे जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा ये क्या होते हैं कि ये परिवर्तित होते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे कागज हो सकता है, जो भोजन और पादप अपशिष्ट है वो हो सकता है, कास्ट एवं सेलुलोज हो सकता है, जो दैनिक लेवल पे हमारे घरों से जो जल मल अपशिष्ट निकलता है वो भी इसमें शामिल है, जो विभिन्न कह सकते हैं पशुओं के जो गोबर होते हैं वो भी इनके अंतर्गत शामिल है, सब्जियों के जो अवशिष्ट होते हैं वो भी शामिल है, कह सकते हैं कि कपड़ा जो वेस्ट क्लॉथ है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है, जो जानवरों की हड्डियां हैं, जो बोन्स है, उसको भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये हमने देख लिया। इसी को क्या है कि आप देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है कि बायोडिग्रेडेशन की प्रक्रिया होती है, उसको इस मैप में दिखाया गया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ग्रीन मफलर प्रदूषण से संबंधित है। तो इसमें क्या है कि आपको ये समझना होगा कि ग्रीन मफलर होता क्या है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहा है कि ग्रीन मफलर जो प्रदूषण है उससे संबंधित इसमें से कौन है। पहला विकल्प है मृदा यानी कि सॉयल, बी कह रहा है कि एयर यानी वायु, सी कह रहा है
ध्वनि, साउंड, और डी कह रहा है वाटर यानी जल, और पूछ रहा है कि ग्रीन मफलर से कौन संबंधित है। तो देखिए जो सही उत्तर होगा वो ध्वनि होगा, साउंड। यानी जो ग्रीन मफलर होता है ये मूल रूप से क्या होता है कि स्वर को या जो साउंड है उसका अवशोषक होता है। और ये होता क्या है, तो सामान्य तौर पे जो पेड़ है, झाड़ियां हैं, जो घास है, ये क्या है कि साउंड के एब्जॉर्बर है, अवशोषक है। तो जहां भी क्या है कि बड़े स्तर पे ध्वनि प्रदूषण होता है, जैसा आप देखते होंगे जो रोड्स होते हैं उनके किनारे क्या है कि पेड़ और झाड़ियां लगा दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ये क्या है कि केवल सुंदरता के दृष्टिकोण से नहीं किया जाता है, बल्कि इसके पीछे अलग आर्गुमेंट है। वो क्या है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं कि जो ध्वनि है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और इसी कारण से क्या है कि जो रास्ते होते हैं जहां पर ज्यादा आवागमन होते हैं वहां पर क्या है कि दोनों तरफ के इस प्रकार के जो वृक्ष हैं, जो झाड़ियां हैं, जो घास है, उनको लगा दिया जाता है। तो यही ग्रीन मफलर है। इसमें क्या है कि ये मूल रूप से ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। और इसमें क्या है कि पेड़ और झाड़ियों को क्या किया जाता है कि एक पंक्ति में लगा दिया जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो मूल रूप से क्या है कि ये शहरी क्षेत्रों में आप बड़े स्तर पे देखते होंगे, और ये पूरी तरह से क्या है कि ये नियम बनाया गया है कि ये होना ही है। अगर कहीं भी इस तरह का नहीं हो रहा है और वहां पर पोल्यूशन अधिक हो रहा है तो सरकार तुरंत वहां पर ग्रीन मफलर की व्यवस्था करती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो अपने देश में बहुत सारे क्षेत्रों में जो अशोक का वृक्ष है और जो दूसरा नीम का वृक्ष है, इसके लगाने के लिए सरकार ने विभिन्न स्तर पे प्रयास किए हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने क्या है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम स्टार्ट किया। ये क्या है कि जो राष्ट्रीय स्वच्छ कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, ये कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 2017 में ये प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था, जिसको किस नाम से जानते हैं? NCAP। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये तो हो गया कि हमने देख लिया कि ग्रीन मफलर होता क्या है और इससे कौन से लाभ होते हैं। अब इसी में क्या है कि जो अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं, क्या कह रहा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है ये निम्न से उच्च पोषण स्तर की ओर जाने से क्या होता है, इसके मान में कमी आती है, यानी ये कम होता है। और कह रहा है कि इनमें से निम्नलिखित द्वारा इसको समझा जा सकता है। जो पहला है वो कह रहा है उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसके द्वारा समझा जा सकता है। दूसरा क्या है कि जो इसका द्वितीय नियम है उसके द्वारा समझा जा सकता है। सी कह रहा है कि न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा या फिर न्यूटन के तृतीय नियम के द्वारा। तो देखिए इसमें क्या है कि हम देख लेते हैं कि किससे समझा जा सकता है। तो देखिए जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ है ये कहता है कि ऊर्जा का न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है न ही इसका विनाश किया जा सकता है। यानी क्या है कि यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में क्या होती है, केवल परिवर्तित होती है। तो इसका संबंध इससे नहीं है। लेकिन जो दूसरा लॉ है, जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है, ये कहता है कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, ये चेंज होती है, ये परिवर्तित होती है, तो उसके मान में परिवर्तन होता है। और इसी से संबंधित क्या है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लिंडेमान। इन्होंने क्या है कि एक 10% यानी 10% का नियम प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा, या इनके अनुसार अगर हम बात करें, या ये भी कह सकते हैं कि जो मूल उत्पादक हैं, जो प्रोड्यूसर है, और उससे अगर हम उच्च पोषण स्तर की तरफ बढ़ते हैं तो ऊर्जा का जो मान होता है उसमें लगातार कमी होती जाती है। यानी जो अगले पोषण स्तर पे जो ऊर्जा या ऊर्जा का जो भार संचित होता है वो पहले वाले का केवल 10% होता है। इसी को क्या है कि कह सकते हैं कि 10% या 10% लॉ बोला जाता है। अब इसी को थोड़ा सा क्या है कि तो इस आधार पे क्या होगा कि ये आपका सही उत्तर हुआ, क्योंकि अगर हम बात करें तो इनका संबंध इस नियम से नहीं है। इसी को थोड़ा सा चित्र में देख लेते हैं। पहली बात समझने वाली क्या है कि जैव मंडल में, किसी भी जैव मंडल में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशी होता है, ये आपको जानना होगा। दूसरी बात कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो क्या होता है
कि अजैविक कह सकते हैं कि प्रणाली से, अजैविक प्रणाली से किसके तरफ होता है, जैविक घटकों की ओर होता है। तो ये क्या हुआ कि ये ऊर्जा का प्रवाह हो गया, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जो हमने बताया कि जो 10% लॉ है, जैसे यहां से क्या है कि ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर कैसे होंगे, जो सूर्य है, इससे सौर प्रकाश आएगा और इसके द्वारा क्या है कि ये क्या करेंगे कि इसका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संचित करेंगे और फिर क्या है कि ये अगले पोषण स्तर को प्राप्त होगा, इनसे फिर इससे उच्च पोषण स्तर को प्राप्त होगा। और इस तरह से क्या है कि ये प्रश्न कह रहा है कि एक पोषण स्तर से जब उसके अगले पोषण स्तर पे जब पहुंचता है तो उसके मान में कमी आती है। तो इसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। आप देखिए इस मैप से आप और क्लियर हो जाएंगे कि ये देखिए ये सूर्य है, इससे क्या है कि एनर्जी आ रही है और उससे क्या होगा कि ऊर्जा या कह सकते हैं इसके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपने अंदर क्या करेंगे, संचित करेंगे। और फिर जो संचित होगा, जैसे अगर हम बात करें कि यहां से 10,000 कैलोरी एनर्जी आ रही है और ये जब क्या है कि इस प्रोड्यूसर या जो हरे वनस्पति है इनको प्राप्त होगा तो इसका जो मान होगा वो केवल 10% होगा, यानी इनको कितना प्राप्त होगा, वो 100 होगा। और फिर इसके ऊपर अगर बढ़ेंगे यानी इससे उच्च पोषण स्तर की तरफ तो इसका मान क्या बचेगा, वो 10% बचेगा, यानी इनको क्या होगा कि केवल 10 मिलेगा। और इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि इसका 10%, यानी इसको जो प्राप्त होगा वो केवल 1 प्राप्त होगा, 1 इकाई। यही आपका प्रश्न था कि ये जो नियम है या ये जो पोषण स्तर पे जो ऊर्जा का मान है वो कम होता है वो किस नियम से संबंधित है। तो ये क्या है कि ये थर्मोडायनामिक्स या कह सकते हैं कि जो आपका उष्मा गतिकी का जो द्वितीय नियम है उसी से संबंधित है। तो ये क्या है कि ये हमने देख लिया कि जो वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रश्न पूछे गए थे उनकी चर्चा संक्षिप्त रूप से हमने कर ली। अगले सेशन में इससे जुड़े हुए वर्ष 2022 के जो इस खंड के प्रश्न पूछे गए होंगे उनकी भी हम चर्चा कर लेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, नए एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।